जय हिंद। मिशन जेआरएफ में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग चंद्रगुप्त नाटक का द्वितीय अंक देखेंगे। उससे पहले मैं आपको एक छोटा सा इन्फॉर्मेशन देना चाहूँगा। ये मेरा टेलीग्राम चैनल का लिंक है, मिशन जेआरएफ 24 करके 2024 यानी 2024 करके है। और ये मिशन जेआरएफ ये लिंक है, ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है। आप अगर हमारे टेलीग्राम ग्रुप से या व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं तो आप इस पे मैसेज कर सकते हैं। चलिए अब हम लोग आगे क्लास करते हैं। द्वितीय अंक का जो प्रथम दृश्य होता है उसमें उद्भांड में सिंधु के किनारे ग्रीक शिविर के पास वृक्ष के नीचे कार्नेलिया बैठी हुई रहती है। कार्नेलिया क्या होती है? एक वृक्ष के नीचे बैठी हुई रहती है। तो कार्नेलिया बैठे बैठे वो कहती है, सिंधु का यह मनोहर तट मतलब किनारा, सिंधु नदी जो है भारत और अन्य देशों से जो जोड़ता, भारत और पाकिस्तान के बीच में जो नदी है सिंधु नदी, वह भारत और पाकिस्तान को अलग करती थी। तो वही सिंधु नदी यह जो है बैठी है सिंधु नदी के पास और कह रही है, सिंधु का यह मनोहर तट जैसे मेरी आंखों के सामने एक नया चित्रपट उपस्थित कर रहा है। यह किनारा निसर्ग सुंदर, कितना रमणीय है। हाँ, आज भारतीय संगीत का पाठ देखूं, भूल तो नहीं गई। देखिए, होता यह है कि कार्नेलिया सिंधु नदी के तट के किनारे बैठी रहती है क्योंकि वह यूरोप देश से आने वाली एक यवन है और वह सिंधु नदी पार करके आना चाहती हैं। तो सिंधु नदी के तट पे ही बैठी रहती हैं और वो भारतीय संगीत का पाठ करती हैं। यह जो पाठ करती हैं संगीत, वो काफ़ी महत्वपूर्ण है और कई बार परीक्षा दृष्टिकोण से पूछा गया है। अरुण, यह मधुमय देश हमारा, जहाँ पहुँच अनजान क्षितिज को मिलता एक सहारा। यह काफ़ी महत्वपूर्ण है, यहाँ से प्रश्न कई बार बन चुके हैं। और आप लोग याद रखिएगा, यह संगीत किनका है? कार्नेलिया का है। और द्वितीय अंक का यह पहला दृश्य में यह गाना गाती है। फिलिप्स प्रवेश करके, कैसा मधुर गीत है। कार्नेलिया, तुमने तो भारतीय संगीत पर पूरा अधिकार कर लिया है। चाहे हम लोग को भारत पर अधिकार करने में अभी विलंब हो। यह पंक्ति महत्वपूर्ण है, यहाँ से प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तुमने तो भारतीय संगीत पर पूरा अधिकार कर लिया है। चाहे हम लोग हम लोगों को भारत पर अधिकार करने में अभी विलंब है, अर्थात लेट है। कार्नेलिया, असंभव है फिलिप्स। ग्रीक के लोग देश को विजय करके समझ लेते हैं कि लोगों के हृदय पर भी अधिकार कर लिया है। फिलिप्स गंभीर होकर कुछ सोचता हुआ वो कहता है, क्या कहता है? कि मैं पूछने आया हूं कि आगामी युद्धों से दूर रहने के लिए शिविर की सब स्त्रियां अस्कंदवार की सामग्री के साथ जा रही हैं। क्या तुम भी चलोगी? मतलब युद्ध से महिलाओं को दूर रखा जाता था कि उनको कोई दिक्कत ना हो, इसलिए युद्ध के समय उन्हें बिल्कुल अलग भेज दिया जाता था। कार्नेलिया, नहीं। कार्नेलिया क्या जवाब देती है? नहीं, संभवतः पिताजी को यहीं रहना होगा। फिलिप्स कुछ सोचकर कहता है, क्या कहता है? कि कुमारी, न जाने फिर कब दर्शन हो, इसलिए एक बार इन कोमल करों को चूमने की आज्ञा दो। फिलिप्स क्या होता है कि मन ही मन कार्नेलिया से प्रेम करता है। वो चाहता है कि कार्नेलिया उससे विवाह कर ले, लेकिन वास्तविक में होता क्या है, ये जब नाटक आप खत्म करने लेंगे तो आपको पता चलेगा कि कार्नेलिया का विवाह है वो चंद्रगुप्त के साथ हो जाता है। संधि के दौरान क्या होता है कि वह चंद्रगुप्त के साथ विवाह कर लेती है। लेकिन फिलिप्स जो है वह मन ही मन चाहता है कि कार्नेलिया भी मुझसे प्रेम करे, और मन ही मन फिलिप्स क्या होता है, कार्नेलिया से प्रेम करते हैं। वह उसके कोमल करों को अर्थात हाथों को चूमने का प्रयास करता। उसी समय यह घटना घटती है कि कार्नेलिया का हाथ पकड़ना चाहता है। वह चिल्लाती है, रक्षा करो, रक्षा करो। चंद्रगुप्त प्रवेश करके फिलिप्स का गर्दन पकड़ता है और दबाता है। फिलिप्स का गर्दन क्या होता है, वो पकड़ता है और दबाता है। वह गिरकर क्षमा मांगता है, चंद्रगुप्त छोड़ देता है। क्या होता है कि जब वो फिलिप्स उसके कोमल करों को चूमने का प्रयास करता है, तब वह क्या करती है, वो बार बार चिल्लाने लगती है, रक्षा करो, रक्षा करो। उस समय चंद्रगुप्त का सहसा प्रवेश होता है और वह फिलिप्स को गर्दन दबा करके
छोड़ देता है। फिर वह फिलिप्स अपनी गलती का एहसास होने पे वह कार्नेलिया से माफ़ी मांगती है। कार्नेलिया कहती है, धन्यवाद आर्यवीर। चंद्रगुप्त को वह क्या कहती है, धन्यवाद आर्यवीर। देखिए आर्यवीर, आर्य मतलब क्या था, यहाँ के लोगों को आर्यवर्त का कहा था। भारत का कई नामों में से एक नाम आर्यवर्त भी था, तो यहाँ के लोग को आर्य कहा जाता था। तो यहाँ के लोगों को जब आर्य कहते तो वीर मतलब कि यहाँ के लोगों को संबोधित करती थी आर्य वीर के नाम से। फिलिप्स लज्जित होकर, तो कुमारी प्रार्थना करता हूँ कि इस घटना को भूल जाओ, क्षमा करो। वो क्या कहता है कि इस घटना को भूल जाओ और क्षमा करो। फिलिप्स नतमस्तक हो जाता है और फिलिप्स वहाँ धीरे-धीरे वहाँ से चले जाता है। चंद्रगुप्त कहता है, चलिए आपको मैं शिविर के भीतर तक पहुँचा देता हूँ ताकि बीच में कोई समस्या ना हो। चंद्रगुप्त फिर चले जाता है। कार्नेलिया नहीं जाती है, वहीं रुकती है, फिर बाद में वो फिर जाती है। तो कार्नेलिया रुक करके वहीं सोचती है, उसे कैसे भूल जाऊं, उन दोनों में श्रृंगार और रौद्र का संगम है। वह भी आह कितना आकर्षक है, कितना संगत कितना तरंग संकुल है। इसी चंद्रगुप्त के लिए न उस साधु ने भविष्यवाणी की है भारत का सम्राट होने की। इस उसमें कितना विनयशील और वीरता। यह किस विषय में सोचती है, जब यह दंडायन से मिलने गई थी तो वो उस घटना को सोचती है और दंडायन ही कहा था कि यह देखो सामने बैठा हुआ है, यह भविष्य पूरे संपूर्ण भारत का भविष्य में यही राजा बनने वाला है। उसकी वह भविष्यवाणी की होती है, उसी विषय में कार्नेलिया यहाँ सोच रही होती है। फिर सोचते सोचते कार्नेलिया चले जाती है, कार्नेलिया का प्रस्थान हो जाता है। बाद में क्या होता है, कुछ सैनिक के साथ सिकंदर का प्रवेश होता है। कुछ सैनिक के साथ क्या होता है, सिकंदर आते हैं। सिकंदर कहते हैं, हम लोग इतने बड़े आक्रमण का समारंभ करने लगे हैं और यह देश जैसे सोया हुआ है। सुनते हैं क्या यह कहते हैं कि हम लोग इतने बड़े युद्ध का समारंभ यानी कि शुरू करने वाले हैं, लेकिन अभी तक यह पूरा देश कोई उद्योग नहीं कर रहा, कोई परिश्रम नहीं कर रहा, सारा देश जैसे सोया हुआ है। सुनते हैं पौरव ने, यानी कि पौरव किसी का जिसको पौरस कहा गया है, उसी का नाम यहाँ पौरव नाम से संबोधित किया गया। पौरव ने केवल झेलम के पास कुछ सेना प्रतिरोध करने के लिए या केवल देखने के लिए रख छोड़ी है। एक आप लोग बिंदु यहाँ याद रखिएगा कि यहाँ कई नदियों का नाम आया, जैसे यहाँ झेलम नदी का नाम आया, तो आप लोग याद रखिएगा ये जो झेलम नदी का कहीं कहीं आप लोग को सिंधु नदी यह पूछा जा सकता है, क्योंकि अभी जो प्रश्न पूछने का जो तरीका वो कुछ भी पूछ सकता है। तो पूछ देगा कि चंद्रगुप्त नाटक में किस किस नदी का वर्णन नहीं हुआ, उसमें सिंधु दे देगा, चंद्रगुप्त झेलम दे देगा, रावी दे देगा, गंगा दे देगा। तो आप लोग को पता होना चाहिए किस किस नदी का वर्णन हुआ है। फिर आगे कहते हैं एनिसाक्रिटिस कहते हैं, मुझे तो ये लोग आलसी मालूम पड़ते हैं। सिकंदर कहता है फिर, नहीं नहीं, यहाँ के दार्शनिक की परीक्षा तो तुम कर चुके, दंडायन को देखा ना, थोड़ा ठहरो, यहाँ के वीरों का भी परिचय मिल जाएगा। यह अद्भुत देश है। यह कैसा है, सिकंदर तारीफ करता भारत के विषय में कि यह एक अद्भुत देश है। एक ओर से फिलिप्स अंबिक और दूसरी ओर से सेल्यूकस और चंद्रगुप्त का प्रवेश होता है। सिकंदर, सुना है मगध का वर्तमान शासक एक नीच जन्मा जारज संतान है, उसकी प्रजा असंतुष्ट है, तुम उस राज्य को हस्तगत करने का प्रयत्न कर रहे हो। यह किसको कहता है, चंद्रगुप्त को कहता है, क्योंकि मगध का जो सम्राट था नंद, वह शूद्र था, निम्न जाति से, हिंदू धर्म के वर्णाश्रम व्यवस्था के अनुसार वह शूद्र था, सबसे निचले पायदान से, उसी को कहता वो जारज संतान है, जिसको चंद्रगुप्त कहता तुम इसको हटा करके वह अपना गद्दी वहां तुम स्थापित करना चाहो। चंद्रगुप्त कहता हस्तगत नहीं, उसका शासन बड़ा क्रूर हो गया है, मगध का उद्धार करना चाहता हूँ। सिकंदर, हमारी सेना इसमें सहायता करेगी, फिर भी असंभव है, मतलब ये जो तुम करना चाहते हो क्या ये असंभव है अगर हमारी सेना इसमें सहायता करेगी, क्योंकि उस समय मगध एक विशाल साम्राज्य था, वह सेना का बहुत बड़ा संगठन था उसके पास, मतलब अगर देखा जाए तो ऐतिहासिक दृष्टिकोण से उसके पास एक बहुत समृद्धशाली साम्राज्य था। फिर कहता अगर मेरी सेना इसमें सहायता करेगी तब भी तुम्हें असंभव है। चंद्रगुप्त कहता है मुझे आपसे सहायता नहीं लेनी है, मुझे आपसे सहायता नहीं लेनी है। सिकंदर,
परंतु इन्हीं यवनों के द्वारा भारत भारत जो आज तक कभी भी आक्रांत नहीं हुआ, विजित किया जाएगा, अर्थात जीत लिया जाएगा। सिकंदर ऐसा सोचता है और कहता है कि आज तक जो आक्रांत नहीं हुआ यह संपूर्ण भारत, आज वह हार जाएगा और हम उसे जीत लेंगे। चंद्रगुप्त फिर कहता है, ये बहुत महत्वपूर्ण पंक्ति इसलिए इसको हम लाल कलर से लिखे हैं, वह भविष्य के गर्भ में है, वह भविष्य के गर्भ में है, उसके लिए अभी से इतनी उछल कूद मचाने की आवश्यकता नहीं है। सिकंदर आबोध युवक, सिकंदर क्या कहता, आबोध युवक तू गुप्तचर है? चंद्रगुप्त नहीं, कदापि नहीं। अंबिक शिष्टता से बात करो। फिर चंद्रगुप्त स्वच्छ हृदय, यह भी पंक्ति महत्वपूर्ण है, स्वच्छ हृदय भीरु कायर से वंचक, शिष्टता नहीं जानता, अनार्य देशद्रोही। अंबिक चंद्रगुप्त रोटियों के लालच में या घृणाजनक लोभ से सिकंदर के पास नहीं आया है। सिकंदर क्रोधित हो जाता है और वह कहता है, बंदी कर लो इसे। सिकंदर क्या कहता है कि चंद्रगुप्त को बंदी कर लो। आम्बी फिलिप्स एनिसाक्रिटीज टूट पड़ते हैं। चंद्रगुप्त असाधारण वीरता से तीनों का घायल करता हुआ निकल जाता। जब बंदी करने आता है तो चंद्रगुप्त से युद्ध होता है। चंद्रगुप्त तीनों को घायल करके, किसको किसको, आम्बी फिलिप्स और एनिसाक्रिटीज को घायल करके वह निकल जाता है। प्रथम दृश्य यहाँ समाप्त होता है। अब हम लोग चलेंगे द्वितीय दृश्य में। द्वितीय दृश्य कहाँ से शुरू होता है? झेलम के तट का वन पथ, वहां चंद्रगुप्त, चाणक्य और अलका का प्रवेश होता है। किसका? चाणक्य, चंद्रगुप्त और अलका का। अलका, आर्य हम लोग का क्या कर्तव्य है? अलका क्या कहती है? आर्य हम लोगों का क्या कर्तव्य है? चाणक्य, पलायन। चंद्रगुप्त, व्यंग ना कीजिए गुरुदेव। चाणक्य, जब काली घटाओं से आकाश घिरा हो, रह रह कर बिजली चमक जाती हो, पवन स्तब्ध हो, उमस बढ़ रही हो और आषाढ़ के आरंभिक दिन हो, तब किस बात की संभावना करनी चाहिए? अलका, जल बरसने की। एक चीज मैं आप लोग को यहाँ बता दूं कि यह जो पंक्ति है, कौन सी पंक्ति? यह पंक्ति जो है कि जब काली घटाओं से आकाश घिरा हो, रह रह कर बिजली चमक जाती हो, पवन स्तब्ध हो, उमस बढ़ रही हो और आषाढ़ के आरंभिक दिन हो, यह जो है बहुत महत्वपूर्ण पंक्ति है। यह चाणक्य का है, आप लोग याद रखिएगा, क्योंकि यह जो पंक्ति है, अगर पूछ दिया जाएगा प्रश्न आप लोग से कि यह किस नाटक का पंक्ति है, आषाढ़ का एक दिन भी उसमें अगर विकल्प में रहेगा तो आप लोग यथासंभव है कि गलती से आषाढ़ का एक दिन ही क्लिक कर देंगे। इसलिए इस बात को याद रखिएगा कि यह जो पंक्ति है वो चंद्रगुप्त नाटक से चाणक्य का दृश्य 2 में अंक 2 का यह है। सिंहरन का सहारा लिए वृद्ध गंधार राज का प्रवेश। गंधार राज्य का प्रवेश। चाणक्य, राजन अर्थात राजा। अलका, पिताजी, और गले से लिपट जाती है, क्योंकि गंधार नरेश बहुत चिंतित हो जाते हैं, उनकी तबीयत सही नहीं रहती है, तो वही कहते हैं, वो बहुत वृद्ध भी हो चुके हैं, तो वही कहते हैं पिताजी और उनके गले से लिपट जाते हैं। सिंहरन अस्मिता नमस्कार करता है, पिता के साथ अलका का प्रस्थान, अर्थात अलका चले जाती है। चाणक्य, सिंहरन तुम आ गए, परंतु ... यानी कि वह चिंता करता, परंतु वह चिंतित होता। फिर सिंहरन कहता, किंतु परंतु नहीं आ रही। चाणक्य, उसकी चिंता नहीं है, किंतु परंतु की चिंता नहीं है। पौधे अंधकार में बढ़ते रहते हैं, पौधे अंधकार में बढ़ते रहते हैं, और मेरी नीति लता भी उसी भांति विपत्ति तब में लहलहाती होगी। हाँ, केवल शौर्य से काम नहीं चलेगा। एक बात समझ लो, चाणक्य सिद्धि देखता है, साधन चाहे कैसी हो, बोलो तुम लोग प्रस्तुत हो? सिंहरन कहता है, हाँ हम लोग प्रस्तुत हैं। एक चीज यहाँ देखिएगा, यह जो पंक्ति है काफी हमको लगता है कि महत्वपूर्ण है। पौधे अंधकार में बढ़ते हैं और मेरी नीति लता भी उसी भांति विपत्ति तम में लही होगी। यह पंक्ति हमको लगता है परीक्षा दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। फिर सिंहरन, हम लोग प्रस्तुत हैं। चाणक्य,
सिंघरन और अलका, सिंघरन और अलका, नट और नटी बनना होगा, चंद्रगुप्त बनेगा सपेरा, मैं ब्रह्मचारी। यह भी देखिए महत्वपूर्ण है, यहाँ से भी प्रश्न बन चुके हैं कई बार। विकल्प में आपसे पूछ दिए जाएंगे कि कौन नट और नटी बनी थी, तो नट और नटी कौन बने थे, सिंघरन और अलका। चंद्रगुप्त क्या बना था, तो चंद्रगुप्त सपेरा बना था। और चाणक्य क्या बने थे, वह ब्रह्मचारी बने थे। चाणक्य, हम लोग उसी सेना के साथ अपना स्वांग रखेंगे, वही हमारे खेल होंगे, वही हमारे खेल होंगे, चलो हम लोग चलें। और सबका प्रस्थान होता। यह क्या होता है कि पौरुष यानी अर्थात पौरस की सेना में सब लोग शामिल हो जाते हैं, अपना अपना रूप बदल करके सबका प्रस्थान होता है। पुरुष के वेश में कल्याणी, पुरुष के वेश में कौन होता है, कल्याणी, और सैनिक का प्रवेश होता। कल्याणी कहती है सेनापति। कल्याणी कौन है, तो मगध नरेश की पुत्री है कल्याणी। तो अपनी वो कुछ सेना लेकर के सेना उसमें से एक को सेनापति बनाती है और उन सबको लेकर के वह पुरुष के वेश में पौरुष के साथ सम्मिलित हो जाती है उसकी सेना में। वह अपने सैनिक से कहती हैं, सेनापति, मैंने दुस्साहस करके पिताजी को चिढ़ा तो दिया, अब यह कोई मार्ग बताओ जिससे हम सफलता प्राप्त कर सके। पर्वतेश्वर को नीचा दिखलाना ही मेरा प्रधान उद्देश्य है। मैं आप लोग को 1 मिनट में यहाँ घटनाएं बता दूं यह क्यों ऐसा कह रही है। हुआ था कि मगध नरेश जो थे वह पर्वतेश्वर को भेजे थे अपनी पुत्री अर्थात कल्याणी का रिश्ता को लेकर के, लेकिन हुआ कि वह उसे बौद्ध धर्म और नीच कह करके उसे अस्वीकार करती, उस प्रस्ताव को वो ठुकराते हैं। तो कल्याणी क्या कहती है, मैं उसके पर्वतेश्वर के गर्व की मैं परीक्षा लेना चाहती हूँ। तो वही ये परीक्षा लेने के पर्वतेश्वर के पास आई हुई है। फिर सेनापति, तब जैसी आज्ञा हो, स्वागत। स्त्री की अधीनता वैसी ही बुरी होती है, 30 पर युद्ध क्षेत्र में भगवान ही बचावे। चंद्रगुप्त कहते हैं। चंद्रगुप्त सिंहरन और अलका का वेश बदले हुए प्रवेश। चंद्रगुप्त किस रूप में रहता है, चंद्रगुप्त सपेरा के रूप में रहता। सिंहरन और अलका नट नटी के वेश में आते हैं। सिंहरन, खेल देख लो खेल। चंद्रगुप्त, न हो तो नाग का ही दर्शन कर लो। कल्याणी, बड़े कौतुक है महाराज, इन नागों को ये लोग किस प्रकार वश में कर लेते हैं। चंद्रगुप्त, संप्रभ से। संप्रभ से क्या होता है, अचानक या तो फिर एकदम अकबका के हड़बड़ा के बोल रहा, अचानक से खुशी से, महाराज हैं तब तो अवश्य पुरस्कार मिलेगा। सपेरा, सपेरा किसी चेष्टा करते पिटारी खोलकर सांप निकालता है। कल्याणी, आश्चर्य है मनुष्य ऐसे कुटिल विषधरों को आश्चर्य है मनुष्य ऐसे कुछ विषधरों को वश में कर लेता है परंतु मनुष्य को नहीं। यह जो है पंक्ति काफी महत्वपूर्ण है। आश्चर्य है मनुष्य ऐसे कुटिल विषधरों को वश में कर लेता है परंतु मनुष्य को नहीं। यह काफी महत्वपूर्ण, यहाँ से प्रश्न बन चुके हैं। और फिर वह कह के प्रस्थान कर जाती है। दृश्य 2 यहाँ समाप्त हो जाता है। अब दृश्य 3 में चलेंगे। 1 मिनट, यह जो पंक्ति है थोड़ा इसको आप लोग देखेंगे। यह पंक्ति जो काफी महत्वपूर्ण है, यहाँ से हमें लग रहा है कि कोई ना कुछ ना गलती हो गई, थोड़ा सा अधूरा हो गया, इसको आप लोग देख लीजिएगा। अब हम लोग दृश्य 3 में चलेंगे। दृश्य 3 में क्या होता है, कल्याणी और चंद्रगुप्त का प्रवेश होता है। कल्याणी और चंद्रगुप्त का प्रवेश होता है। चंद्रगुप्त कहता है, कल्याणी कहती है चंद्रगुप्त से, चंद्रगुप्त ये तुम्हें यदि मगध की सेना विद्रोही जानकर बंदी बनावे तो। चंद्रगुप्त, बंदी सारा देश है राजकुमारी, दारुण द्वेष से सब जकड़े हैं, मुझको इसकी चिंता नहीं, चिंता भी नहीं, परंतु राजकुमारी का युद्ध क्षेत्र में आना अनोखा बात है। कल्याणी, केवल तुम्हें देखने के लिए, मैं जानती थी कि तुम युद्ध में अवश्य सम्मिलित होगे। मैं जानती थी कि चाणक्य चंद्रगुप्त तुम युद्ध में अवश्य सम्मिलित होगे, इसीलिए मैं तुम्हें देखने के लिए यहाँ आया हूँ। चंद्रगुप्त, परंतु राजकुमारी, मेरा हृदय देश की दुर्दशा से व्याकुल है, इस ज्वाला की स्मृति लता मुरझा गई है, मेघों की गड़गड़ाहट दोनों जाते हैं। एक ओर से सेल्यूकस, दूसरी ओर से पर्वतेश्वर का असैन्य प्रवेश युद्ध होता है। मतलब कि एक तरफ से सेल्यूकस और दूसरी तरफ से पर्वतेश्वर आते हैं और दोनों में भयानक युद्ध होता है। युद्ध सेल्यूकस और फिलिप्स
का प्रवेश, सिंहरन और पर्वतेश्वर का युद्ध और लड़खड़ाकर गिरने की चेष्टा, चंद्रगुप्त और कल्याणी सैनिक के साथ पहुंचना, दूसरी ओर से सिकंदर का आना, युद्ध बंद करने के लिए सिकंदर की आज्ञा। अब यहाँ घटना क्या है कि सेल्यूकस और पर्वतेश्वर के बीच में युद्ध प्रारंभ है, दोनों की तलवारें चल रही है। चलते 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 क्या होता है कि पर्वतेश्वर युद्ध करते करते लड़खड़ा के गिर जाता है, और उस गिरने के बाद क्या होता है, वहाँ कल्याणी जो है वह प्रूस के वेश में जो आई है मगध की सेना लेकर के वहाँ पहुँचती है। और दूसरी ओर से क्या होता है, सिकंदर आ जाता है, यवन सम्राट सिकंदर आया था, और युद्ध बंद करने के लिए सिकंदर कहता है कि युद्ध अब बंद करो। सिकंदर कहता है, फिर सिकंदर बंद करने के बाद फिर वो क्या कहता, आज मुझे जय पराजय का विचार नहीं, मैंने एक अलौकिक वीरता का स्वर्ग दृश्य देखा है, होमर की कविता मैं पढ़ी हूँ, जिस कल्पना से मेरा हृदय भरा है, उसे यहाँ प्रत्यक्ष देखा। भारतीय वीर पर्वतेश्वर, अब मैं तुम्हारे साथ कैसा व्यवहार करूं। यहाँ जो है यह पंक्ति महत्वपूर्ण है, आप लोग थोड़ा सा देखेंगे कि यहाँ से भी प्रश्न बन सकते हैं। क्या कहता है कि आज मुझे जय पराजय का विचार नहीं है, मैंने एक अलौकिक वीरता का स्वर्ग दृश्य देखा है, होमर की कविता में पढ़ी हुई हूँ, जिस कल्पना से मेरा हृदय भरा है, यहाँ उसे प्रत्यक्ष देखा। यह जो है महत्वपूर्ण है। आगे पर्वतेश्वर, रक्त पोंछता हुआ, जैसा एक नरपति अर्थात राजा अन्य नरपति अर्थात राजा के साथ व्यवहार करता है सिकंदर, वैसा ही तुम मेरे साथ व्यवहार करो। यानी एक राजा दूसरे राजा के साथ जैसा व्यवहार करता है वैसा ही व्यवहार तुम मेरे साथ करो सिकंदर, मैं तुमसे मैत्री करना चाहता हूँ, अर्थात मैं तुमसे संधि करना चाहता हूँ, मैं तुमसे मित्रता करना चाहता हूँ। चंद्रगुप्त, पंचनद नरेश, पंचनद किसको कहा गया, पर्वतेश्वर को। पंचनद नरेश, आप क्या कर रहे हैं, समस्त मगध सेना आपकी प्रतीक्षा में है, युद्ध होने दीजिए। चंद्रगुप्त चाहता कि युद्ध हो, लेकिन पर्वतेश्वर ऐसा नहीं करते हैं, वो युद्ध नहीं करते हैं, क्योंकि वह सिकंदर को वचन दे देते हैं कि मैं आपसे मित्रता करने को स्वीकार करता हूँ। पर्वतेश्वर कहता है चंद्रगुप्त से, नहीं युवक, वीरता भी एक सुंदर कला है, उस पर मुग्ध होना आश्चर्य की बात नहीं, मैंने वचन दे दिया, अब सिकंदर चाहे हटे चाहे ना हटे। क्या होता है, यह भी एक पंक्ति महत्वपूर्ण, वीरता भी एक सुंदर कला है, उस पर मुग्ध होना आश्चर्य की बात नहीं। अब क्या होता है कि दोनों में संधि हो जाती है। संधि होने के बाद क्या घटनाएं घटती है कि चंद्रगुप्त और कल्याणी का प्रस्थान, चंद्रगुप्त और कल्याणी वहां गुस्सा होकर दोनों चले जाती, क्योंकि यह चंद्रगुप्त और कल्याणी राष्ट्र प्रेमी थी, वो नहीं चाहता था कि सिकंदर भारत में प्रवेश करे, क्योंकि पहले से सिकंदर का गांधार नरेश के साथ संधि हो चुका था। अब वह पोरस के साथ भी संधि कर लेगा तो भारत प्रवेश करने के लिए उसके बाद सुलभ रास्ता प्रशस्त हो जाएगा। इसीलिए वो नहीं चाहता था कि युद्ध हो, संधि हो, वो चाहता था कि युद्ध हो और सिकंदर हार के यहाँ से परमानेंट चले जाए, यानी कि हमेशा हमेशा के लिए भारत छोड़ के चले जाए, भारत में वो प्रवेश ना कर सके। लेकिन ऐसा नहीं होता, फिर गुस्सा होकर चंद्रगुप्त और कल्याणी वहां से चली जाती है। सिकंदर आश्चर्य से देखता है, अलका घायल सिंहरन को उठाना चाहती है, आंबिक आकर दोनों को बंदी करता है। सिंहरन और अलका को क्या कहता, आंबिक बंदी करवा लेता, पर्वतेश्वर के यहाँ दोनों बंदी हो जाते हैं। और यहीं फिर क्या होता है कि दृश्य 3 समाप्त हो जाता। अब हम लोग दृश्य 4 देखेंगे। मालव में सिंहरन और उद्यान का एक अंश, उद्यान मतलब क्या होता, बगीचा होता, बगीचा का एक अंश, मालविका प्रवेश करके फूल हंसते हुए आते हैं, फिर मकरंद गिरकर मुरझा जाते हैं, आंसू की धरनी को भिगोकर चले जाते हैं, एक संदिग्ध समीर का झोंका आता है, निश्वास फेंक कर चला जाता है, क्या पृथ्वी तल रोने के लिए ही है, सिर झुकाकर फूल संवारने लगती है, इंद्रियाजालिक के देश में चंद्रगुप्त का प्रवेश। चंद्रगुप्त, उनकी उत्तेजना से सैनिक ने विपाशा को पार कर लिया। विपाशा, यहाँ देखिए एक और नदी का नाम आया, क्या वो नदी का नाम है, विपाशा। सिंधु नदी का नाम आ चुका है, रीवा नदी का नाम आ चुका है, और झेलम नदी का नाम आ चुका है, और यहाँ विपाशा नदी का नाम आया है। किन किन नदियों का नाम आया है इसको भी आप लोग नोट करके रखेंगे।
चंद्रगुप्त उनकी उत्तेजना से सैनिक ने विपाशा को पार करना अस्वीकार कर दिया है और यवन देश लौट चलने के लिए आग्रह करने लगे हैं। सिकंदर के बहुत अनुरोध करने पर भी वे युद्ध के लिए सहमत नहीं है। इसलिए रावी देखिएगा, एक रावी नदी का नाम आया, रावी के जलमार्ग से लौटने के लिए निश्चय हुआ। अब उनकी इच्छा युद्ध की नहीं है। मालविका कौन है? सिंधु देश की एक राजकुमारी है। स्नेह से हृदय चिकना हो जाता है, परंतु बिछलने की भय भी रहता है, यानी कि फिसलने का भी भय रहता। अद्भुत युवक है, देखूं कुमार सिंहरन कब आते हैं। चंद्रगुप्त इतना सुंदर और सुशील होते हैं कि उसे देखकर सब मोहित हो जाते हैं। फिर क्या होता है? दृश्य 4 समाप्त हो जाता, पट परिवर्तन होता है। अगला हम लोग दृश्य 5 देखेंगे। स्थल बंदीगृह, घायल सिंहरन और अलका। जहाँ क्या हुआ था, घटना यह हुआ था कि जब पर्वतेश्वर का सिकंदर से संधि हो जाता है तब वह अलका और सिंहरन को दोनों को बंदी बना लिया जाता है। सिंहरन पर्वतेश्वर का मदद करने के लिए का कारण इसी दौरान युद्ध करते करते बहुत घायल हो जाता है। अब क्या होता है कि अलका कहती है किस सिंहरन से, अब तो चल फिर सकोगे? सिंहरन, हाँ अलका, परंतु बंदीगृह में चलना फिरना व्यर्थ है। अलका, नहीं मालव, तुम बहुत शीघ्र स्वस्थ होने की चेष्टा करो, तुम्हारी आवश्यकता है। सिंहरन, क्या आर्य चाणक्य जानते हैं कि मैं यहाँ बंदी हूँ? होता यह है कि एक भिखारी के माध्यम से संदेश दिया जाता है चाणक्य के द्वारा अलका को कि तुम लोग ठीक हो, बहुत जल्द सिंहरन को यहाँ से निकालना होगा, क्योंकि अब अगला जो युद्ध होने वाला मालव देश पे सिकंदर का आक्रमण होने वाला है, क्योंकि यहाँ पर्वतेश्वर से उसकी संधि हो चुकी है। अगला पहले तो गंधार नरेश के साथ हो चुका था, अब पर्वतेश्वर से भी संधि हो चुका। अगला जो टारगेट था वो मालव के प्रदेश में था, तो मालव का ही राजकुमार सिंहरन रहता है। तो वही कहता है उसको यहाँ जितना जल्दी यथाशीघ्र हो सके निकालना होगा, क्योंकि वहां उसे युद्ध में सम्मिलित होना जरूरी, अन्यथा सिकंदर वहां प्रवेश कर जाएगा। तो वही कहते हैं क्या चाणक्य को यह पता है कि मैं यहाँ बंदी हूँ? अलका से पूछती है अलका, हाँ आर्य, हाँ सिंहरन, तब तो मालव पर शीघ्र ही आक्रमण होगा। अलका, कोई डरने की बात नहीं, कोई डरने की बात नहीं, क्योंकि चंद्रगुप्त को साथ लेकर आर्य ने वहां पर एक बड़ा भारी कार्य किया है। क्षुद्रकों और मालवों में संधि हो गई है। चंद्रगुप्त को उनकी सम्मिलित सेना में सेनापति बनाने का उद्योग हो रहा है कि क्षुद्रक जो थे वहाँ क्षुद्रक भी कुछ लोग थे और वह मालव लोग थे, दोनों में संधि हो गया था। और दोनों में संधि कराने का कार्य कौन किए थे? चाणक्य किए थे। संधि करा करके उसमें एक सेना बनाया गया था। उस सेना का सेनापति किसे घोषित किया जाता है? तो वह चंद्रगुप्त को सब कोई चाहता है, लेकिन कुछ लोग वहाँ विरोध भी करते हैं, लेकिन इन विरोध के बावजूद भी फाइनल जो निर्णय होता है, अंतिम निर्णय जो होता है, चंद्रगुप्त को ही उसकी सेनापति बनाया जाता है। सिंहरन, जिस तरह हो सके अलके मुझे पहुंचाओ, यहाँ से निकालो बंदीगिरी से। और यह बंदीगिरी से निकालने के लिए चाणक्य क्या करता है? एक नीति बनाता है। नीति क्या बनाता है कि नीति यह बनाता है कि अलका की जो भाई रहता आम्भिक, वह चाहता कि पर्वतेश्वर की कई रानियों में से एक रानी हमारी बहन अलका भी बन जाए, लेकिन अलका ऐसा नहीं करना चाहती, वो उसकी रानी नहीं बनना चाहती, क्योंकि वह सिंहरन से मन ही मन प्रेम करता है। सिंहरन भी अलका से प्रेम करने लगती है, वो एक दूसरे से प्रेम करने लगते हैं। तो लेकिन अब जब बंदीगिरी में बंद रहता है तो ये बंदीगिरी किसका? पर्वतेश्वर के ही बंदीगिरी में दोनों कैद रहते हैं। तो अलका क्या कहती है? एक स्वांग रचाती है, चंद्रगुप्त चाणक्य के कहने पे स्वांग रचाती है और वह कहती है कि मैं सिंहरन से विवाह करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मेरे एक शर्त है कि मैं जब तक सिकंदर भारत में है मैं स्वतंत्र रहूंगी और साथ ही साथ सिंहरन को यहाँ से मुक्त किया जाए, क्योंकि सिंहरन ही वो व्यक्ति है जो आपका अर्थात पर्वतेश्वर का मदद किया था। तो वही अलका कहती हैं, अलका कुछ सोचने लगती है, तुम जानती हो कि मैं क्यों बंदनी हूं? सिंहरन, क्यों? अलका, आम्भिक से पर्वतेश्वर की संधि हो गई है। आम्भिक से पर्वतेश्वर की संधि हो गई है, और आम्भिक का संधि किससे था? सिकंदर का, यानी पर्वतेश्वर, आम्भिक और सिकंदर तीनों एक हो गए। और स्वयं सिकंदर ने विरोध मिटाने के लिए पर्वतेश्वर की भगनी से आम्भिक का विवाह कर दिया है, परंतु आम्भिक ने यह जानकर भी कि मैं यहाँ बंदनी हूँ, मुझे छुड़ाने का प्रयत्न नहीं किया। उसकी भीतरी इच्छा थी कि पर्वतेश्वर से कि कई रानियों में से एक मैं भी हो जाऊं, परंतु मैंने अस्वीकार कर दिया है। सिंहरन,
मेरा सिर घूम रहा है। अलका, तुम पर्वतेश्वर की प्रेमी बनोगी? क्योंकि सिंहरन उससे प्रेम करता है। यह बात सुन करके सिंहरन बहुत गुस्सा हो जाता है। अब वो नहीं चाहता है कि वह अलका मुझे छोड़ के किसी और से विवाह करे। अलका, क्यों मालव, इसमें तुम्हारी कुछ हानि है? सिंहरन, कठिन परीक्षा ना लो अलका, मैं बड़ा दुर्लभ हूँ, मैंने जीवन और मरण में तुम्हारे संग न छोड़ने का प्रण किया है। अलका हंसती हुई, अलका क्या कहती है? हंसती हुई कहती है, चिढ़ गए? आर्य चाणक्य की आज्ञा है थोड़ी देर पंचनद अर्थात पर्वतेश्वर का सूत्र संचालन करने के लिए मैं यहाँ की रानी बन जाऊं। सिंहरन, यह भी कोई हंसी है? फिर सिंहरन का वहां से प्रस्थान होता है। अलका फिर कहती है, सुंदर निश्चल हृदय, तुमसे हंसी करना भी कितना अन्याय है। यह किनके विषय में कहता है? सिंहरन के विषय में, कि सुंदर निश्चल हृदय है, तुमसे हंसी करना भी अन्याय है। यह भी पंक्ति थोड़ा सा आप लोग ध्यान में रखेंगे। फिर वह उसके बाद गीत गाती है, प्रथम प्रथम यवन मदिरा से मत, प्रेम करने की थी परवाह, और किसको देना है हृदय, चिन्हने की नो तनिक थी चाह। फिर क्या होता है कि वहां पर्वतेश्वर का प्रवेश होता। चलो, पर्वतेश्वर क्या कहते हैं अलका से, चलो सुसज्जित राजभवन तुम्हारी प्रत्याशा में है। अलका कहती है, नहीं पौरव, यह भी महत्वपूर्ण पंक्ति, मैं राजभवनों से डरती हूँ क्योंकि उनके लोभ में मनुष्य आजीवन कारावास भोगता है। यह पंक्ति कई बार पूछा भी गया है, आप लोग इसको याद रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है। प्रत्युष्वर, इसका तात्पर्य प्रत्युष्वर नहीं समझता। फिर कहता है इसका तात्पर्य, अलका, कोमल सैया पर लेटे रहने की प्रत्याशा में स्वतंत्रता का भी विसर्जन करना पड़ता है। यही उन विलासपूर्ण राजभवनों का प्रलोभन है। यह भी महत्वपूर्ण पंक्ति है, इसको आप लोग याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। क्या है कि कोमल सैया पर लेटे रहने की प्रत्याशा में स्वतंत्रता का भी विसर्जन करना पड़ता है। यही उन विलासपूर्ण राजभवनों का प्रलोभन है। पर्वतेश्वर, यदि मैं सिकंदर का विपक्ष बन जाऊं तो तुम मुझसे प्यार करोगे अलका? सच कहो। अलका कहती है, तब मैं विचार करूंगा, जो संभव नहीं है तुम ऐसा करोगे। फिर पर्वतेश्वर कहता है कि क्या प्रमाण चाहती हो अलका, बोलो, तुम्हें क्या प्रमाण चाहिए कि मैं तुमसे प्रेम करता हूं? तो अलका फिर कहती है, सिंहरन देश के यवनों का आक्रमण होने वाला है। सिंहरन के देश पर यवनों का आक्रमण होने वाला है। वहां तुम्हारी सेना यवनों की सहायता न बने सहायक, न बने सिंहरन अपनी मालव की रक्षा के लिए मुक्त किया जाए। पर्वतेश्वर, मुझे स्वीकार है अलका, तो मैं भी राजभवन चलने के लिए प्रस्तुत हूँ। पर्वतेश्वर, सच कहती हो अलका? अच्छा, मैं प्रतिज्ञा करता हूँ, तुम जैसी कहोगी वही होगा। सिंहरन के लिए रथ आवेगा, तुम्हारे लिए शिविका। देखो, भूलना मत, राजभवन चले आना। चिंतित भाव से क्या होता, पर्वतेश्वर और सबका प्रस्थान हो जाता। अब दृश्य हम लोग 6 चलेंगे, दृश्य 5 यहाँ समाप्त हो जाता, दृश्य 6 देखेंगे। दृश्य 6 में क्या है? मालवों के स्कंदवार में युद्ध परिषद, सिंहारन का प्रवेश, परिषद में हर्ष होता है। सिंहारन का प्रवेश होता है जहां क्षुद्रकों और मालवों का संधि हो गया था, वहीं ये लोग सब परिषद में बैठक कर रहे थे। वहीं और चाणक्य भी थे, सिंहारन भी थे, चंद्रगुप्त भी थे, सब लोग थे। वहीं क्या होता, चंद्रगुप्त को सेनापति बनाया था। वही सेनापति बनाने का यह जो निर्णय लिया जा रहा था, वही परिषद का यहाँ संचालन होता है, जिसमें सिंहारन का प्रवेश होता है। सब सिंहरन को झुक करके नमस्कार करते हैं, कुमार सिंहरन की जय। जो मुख्य गण मुख्य होते हैं, आर्य चाणक्य को व्यासपीठ पर आवे। चाणक्य, सेनापतित्व के लिए आप लोग चंद्रगुप्त को वरण करें तो क्षुद्रकों का सहयोग भी आप लोगों को मिलेगा। चंद्रगुप्त को ही उन लोगों ने सेनापति बनाया है। नागदत्त, ऐसा नहीं होगा, क्योंकि नागदत्त विरोध करता है। इसलिए विरोध करता है क्योंकि चंद्रगुप्त जो होता वो मगध का होता। अब मगध की बहुत तरह का अत्याचार कर चुके थे मालवों पर, क्षुद्रकों पे, इसलिए नागदत्त कहता है ऐसा नहीं हो सकता। लेकिन ये लोग ये नहीं जानते थे कि ये मगध का जरूर था चंद्रगुप्त, लेकिन वह राष्ट्र प्रेमी था और इन लोग के लिए भलाई के लिए ही यहाँ चंद्रगुप्त आया हुआ था। चाणक्य कहता, प्रबल
प्रतिरोध करने के लिए दोनों सैन्यों में एकाधिपत्य होना आवश्यक है। साथ ही क्षुद्रकों की संधि की मर्यादा भी रखनी चाहिए। प्रश्न शासन की नहीं, युद्ध का है। युद्ध में सम्मिलित होने वाले वीरों का एकनिष्ठ होना ही लाभदायक होगा। क्या कहते हैं कि क्षुद्रकों ने तो तय कर चुन लिया है किसको, चंद्रगुप्त को सेनापति। अब मालव को चुनना है और मालवों को भी क्षुद्रकों का सम्मान रखना चाहिए। और यहाँ शासन का नहीं है, यहाँ बात युद्ध का है और दोनों एकनिष्ठ होकर के जितना युद्ध करेंगे उतना ज्यादा अच्छा होगा, बेहतर होगा। नागदत्त कहता समझ गया, चंद्रगुप्त को ही सम्मिलित सेना का सेनापति बनाकर श्रेयस्कर होगा। मुख्यगण कहते हैं महाबलाधिकृत पद के लिए चंद्रगुप्त को वरण करने की आज्ञा परिषद देती है। क्योंकि जब सिंहरन यहाँ आए थे परिषद में, तो सिंहरन भी चाहता था चंद्रगुप्त ही सेनापति बने। चंद्रगुप्त एक बहुत वीर और अद्वितीय पुरुष थे और साथ ही साथ वो उनके साहस की जितनी व्याख्या की जाए उतना कम पड़ जाएगा। और साथ ही साथ सिंहरन के वो मित्र भी थे और वो चाणक्य के शिष्य होने की एक बहुत बड़ा गुण। अगला दृश्य जो है वो दृश्य 7 है। 6 यहाँ समेत जयघोष होता है और 6 समाप्त हो जाता है। अब हम लोग दृश्य 7 देखेंगे। पर्वतेश्वर का प्रवेश। पर्वतेश्वर अलका बड़ी दुविधा है। अलका कहती है बड़ी दुविधा होता है कि पर्वतेश्वर तो कहता है कि हम मालव पे जब आक्रमण होगा तो मैं अपनी सेना नहीं दूंगा, लेकिन कुछ यवन सैनिक आकर के कुछ हजार सैनिक को लेकर के, पर्वतेश्वर के कुछ हजार सैनिक को लेकर के वो चले जाता है। तो वही कहता पर्वतेश्वर, या तो फिर वो लेके चला जाता और कह लेता है पर्वतेश्वर को कि तुम भी जल्दी ही आ जाना, युद्ध बहुत जल्द प्रारंभ होने वाला। तो वही पर्वतेश्वर आती है अलका के पास कहने, क्योंकि अलका उससे वादा करवाया था कि तुम अपने सैनिक को नहीं भेजोगे, यमन का समर्थन नहीं करोगे। तो वही पर्वतेश्वर कहने आता अलका बड़ी दुविधा है। अलका क्यों पौरव? पर्वतेश्वर बताओ मैं क्या करूं? अलका जो अच्छा समझो। और वह गाने लगती है। बिखरी किरण अलक व्याकुल हो विरस वदन पर चिंता लेख, छाया पद में राह देखती गिनती प्रणय अवधि की रेख। 8 और 9 दृश्य में कुछ विशेष नहीं है, जहां से कोई भी ऐसी पंक्ति नहीं लगा जो महत्वपूर्ण है, इसलिए हमने 8 और 9 दृश्य को हटा दिया। अब हम लोग अंतिम दृश्य देखेंगे 10। हम लोग परीक्षा दृष्टिकोण से ही इस नाटक को पढ़ रहे हैं, इसलिए जो महत्वपूर्ण है बस उसी को रखा गया है। मालव दुर्ग के भीतर भाग एक शून्य प्रकोट। अब क्या होता है कि आक्रमण हो चुका होता है। फिर मालविका कहते हैं अच्छा चलो कुछ नवीन आहत तो आ गए, उनकी सेवा का प्रबंध करना है। अलका देखकर मालविका मेरे पास धनुष है और कटार है। 1 मिनट। युद्ध में अलका और मालविका भी आ जाती है। अलका देख के कहती है मालविका मेरे पास धनुष है और कटार है, आपत्ति काल में एक आयुध अपने पास रखना चाहिए, तू कटार अपने पास रख ले। क्या होता है कि युद्ध वगैरह स्थिति जब बनी रहती है तो आत्मरक्षा के लिए अपने पास कुछ ना कुछ तो आयुध होना ही चाहिए। मालविका मैं डरती हूँ, घृणा करती हूँ, रक्त की प्यासी छुरी अलग करो। अलका प्राण तो धारा है, जिसके होंगे वही लेगा, मुझे भयों से रक्षा करने की आवश्यकता नहीं, मैं जाती हूँ। मालविका का प्रस्थान हो जाता है। अलका वह कौन है? यवन सैनिक है क्या? तो सावधान हो जाओ। और फिर अलका पे यवन सैनिकों का युद्ध शुरू हो जाता है, वार करना शुरू करती है। तो धनुष चढ़ाकर तीर मारती है अलका, यवन सैनिक का पतन। दूसरा फिर ऊपर आता है, उसे भी मारती है। तीसरी बार स्वयं सिकंदर ऊपर आता है, तीर का वार बचाकर दुर्ग में कूदता है, अलका को पकड़ना चाहता है। सहसा सिंहरन का प्रवेश युद्ध। अब क्या होता है कि मालव देश पे जो आक्रमण सिकंदर कर चुके होते हैं, तो अलका होती है वो पहला सैनिक को धनुष से मार गिराती है, दूसरा भी सैनिक को मारते, तीसरा स्वयं सिकंदर आ जाता है। तो जब सिकंदर आ जाता है तो वही होती है अलका को पकड़ने का प्रयास करती है, लेकिन अलका क्या होती है बच करके दुर्ग में कूद जाती है, जहाँ जिसको कहते हैं सेफ्टी जोन में वो चली जाती है, अपने बचाव गृह में चली जाती है। तो सहसा सिंहरन का वहाँ प्रवेश हो जाता है और वो पर्वतेश्वर से उसका युद्ध होने लगता है। सिंहरन स्फूर्ति से बर्छे की ढाल पर लेता है
सिकंदर के हाथ से छूट जाता है। यवन राज विवश होकर तलवार चलाता है, किंतु सिंहरन का भयानक प्रत्याघात से घायल होकर गिरता है। 3 यवन सैनिक कूद कर आते हैं। इधर से मालव सैनिक पहुंचते हैं। होता यह कि सिंहरन और सिकंदर में युद्ध चल रहा होता है, तो उसी बीच में क्या होता है कि सिकंदर काफ़ी घायल हो जाता है और यहाँ सिंहरन जीत जाता है, यानी कि उसको घायल कर देता है सिंहरन को। और फिर यवन सैनिक वहीं प्रवेश हो जाता है। सिकंदर के कहते हैं, इसे सिंहरन कहते हैं। पीछे चंद्रगुप्त की सेना है मूर्ख, इस दुर्ग में आकर तुम सब बंदी हो गए। ले जाओ, सिकंदर को उठा ले जाओ, जब तक और मालवों को यह न विदित हो, जानकारी न हो जाए कि यही सिकंदर को वो घायल करता है। तो यवन सैनिक को कहता है कि आगे जो है वहाँ चंद्रगुप्त है, यानी कि मुझसे और खतरनाक व्यक्ति वहाँ है, तुम बेहतर होगा सिकंदर को यहाँ से ले जाओ, अगर जब तक इसे कोई पहचान नहीं पाता कि यही सिकंदर है। तीनों यवन सिकंदर को ले जाते हैं। घबराया हुआ एक सैनिक आते हैं। यवन सेना का प्रस्थान, चंद्रगुप्त की जय घोष का जयकारा होता है। अब हम लोग अगले वर्ग में तृतीय अंक देखेंगे। उसके बाद फिर तृतीय और चतुर्थ अंक चंद्रगुप्त नाटक का बचा हुआ है, जो अगले 2 वर्ग में हम खत्म करने का प्रयास करेंगे। मैं आप लोग को छोटी सी फिर जानकारी दे दूं, ये मेरा टेलीग्राम चैनल है मिशन जेआरएफ। यहाँ दिन भर में 2 से 3 बार क्यूज किया जाता है। उस टेलीग्राम का ये लिंक है। अगर आप लिंक के माध्यम से जुड़ना चाहते हैं तो जुड़ सकते हैं। अगर नहीं जुड़ पाते हैं तो ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, आप चाहे तो हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से भी जुड़ सकते हैं। इस नंबर पे आप मुझे सिर्फ व्हाट्सएप करेंगे, कॉल नहीं करेंगे। आज की क्लास यहीं समाप्त होती है। जय हिंद।